नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक आपके पास में ओम का नियम और चालकता। तो देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरित में हुआ कार्य क्या कहलाएगा। ये किसकी डेफिनेशन है? ये विभवांतर की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? विभवांतर की डेफिनेशन है ये। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। विभवांतर 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 होता क्या है? देखो, हमारे पास में कोई भी एक एकांक धन आवेश है Q1। ये ए बिंदु से किस बिंदु पर जा रहा है? बी बिंदु पर जा रहा है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी कि दो विभुओं का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में? विभवांतर बराबर में कार्य किया इस आवेश ने जाने में, कार्य बटे आवेश। अब देखो, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आपके पास में क्या हो गया भाई? इसकी एक यूनिट तो कि यानी कि कार्य को किस में मापोगे आप? कार्य को जूल में मापोगे और आवेश को किस में मापोगे? कुलाम में मापोगे। और इस जूल बटे कुलाम को क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। तो आपसे पूछे कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसे मापने वाला उपकरण वोल्ट मीटर होता है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है, ठीक है, यानी कि उच्च होता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें इससे आगे के क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि यदि V बटे आई का मान एक नियतांक है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले V बटे आई एक नियतांक को R प्रतिरोध होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो क्या है आपके पास में? आंसर है इसका डी आंसर है। बट हम पूरी बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बने तो आप उनको गलत ना करें। तो देखो, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता क्या है? वह पदार्थ जो अपने में से बहने वाली धारा का क्या करता हो? अवरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि वह पदार्थ जो अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करता हो प्रतिरोध कहलाता है। अगर आपसे बोले कि इस प्रतिरोध को किस से रिप्रेजेंट करते हो भाई? आर से करते हो। और इसका जो प्रतीक होता है, जो दिखता है, वो क्या कैसा दिखता है? अगर आपने ये सिंबल देखा हो तो ये किसका है? प्रतिरोध का है, यानी कि ये आर का है, ठीक है। दूसरा, आप इसको ये भी कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा ऐसा सिंबल भी दिखे तो ये भी क्या है? प्रतिरोध। अगर आपको यहां पे ये प्रतीक ऐसे दिखे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप इनको देखते ही बता सकते हो, ठीक है। अगला अगर हम बात करें कि इस प्रतिरोध का मात्रक क्या है, इसका मात्रक होता है ओम।
ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, यानी कि ओम के नियम की। किसकी बात करें, ओम के नियम की। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम क्या होता है, ओम के, ओम का नियम या ओम के नियम, ओम का नियम की बात करते हैं हम। ओम का नियम, देखो ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है, जब किसी चालक पदार्थ का, जब किसी भी चालक पदार्थ का जिसका तापमान नियत हो, दाब नियत हो, क्षेत्रफल नियत हो, आयतन नियत हो, लंबाई यानी कि भौतिक अवस्थाएं नियत हो, तो उस पदार्थ में, उस पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस पदार्थ में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। जब किसी चालक पदार्थ के, जब किसी चालक पदार्थ का तापमान, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन इत्यादि कर देती हूँ, इत्यादि भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं नियत, नियत यानी कि अपरिवर्तित, अपरिवर्तित हो, नियत हो, जो बदलती नहीं हो, अपरिवर्तित हो तो उस चालक पदार्थ के सिरों पर, सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली, बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। और समानुपाती का नियतांक, समानुपाती का नियतांक R होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार आपके पास में क्या बना भाई, V समानुपाती I। ठीक है, अब इस समानुपाती का एक नियतांक लेते हैं, वो नियतांक है R, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे भाई, प्रतिरोध कहेंगे। तो देखो इससे आगे की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे आपके पास में V समानुपाती क्या है, आपके पास में I, समानुपाती का नियतांक ले लिया यहां पे R, और इस ये R क्या है, नियतांक है, और ये ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तुम्हें। और इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और इसे ओम का नियम भी कहते हैं। अब देखो जब एसएससी जीडी 2013 का पेपर उठाओगे तो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि V बटे I, यानी कि V का मतलब किस में मापोगे, V का क्या मात्रक है, वोल्ट, और I विद्युत धारा है तो इसको किस में मापोगे, एम्पियर में। तो देखो यहाँ पे ये किसके बराबर में है, प्रतिरोध के बराबर में है, R के बराबर में है, तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसी को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो देखो दो प्रतिरोध की दो मात्रक याद हो गए, वोल्ट अपॉन में एम्पियर और या ओम। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अगली अगर हम इससे बात करें कि यहां पे ओम के नियम की बात करें तो देखो ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम रेखीय होता है। ओम का नियम रेखीय होता है,
रेखीय मतलब लीनियर होता है। कैसे हुआ लीनियर भाई? यानी कि V समानुपाती क्या है, I है। तो देखो यहां पे यदि आप ग्राफ लेते हो, ये मेरे पास V है तो ये मेरे पास में क्या है, I। V को बढ़ाओगे तो I का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे समानुपाती का नियतांक यानी कि ये R है, ठीक है। और ये ओम का नियम बाई डायरेक्शन होता है। कैसा होता है भाई? बाई डायरेक्शन भी होता है। दीदी से युक्ति होती है, दीदी से होता है। अगले अगर हम इससे बात करें तो ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। देखो ओम का नियम AC एंड DC परिपथों में लागू होता है। देखो DC में ज्यादा होता है, पूर्णता होता है। यदि आप AC में लागू कर रहे हो तो AC में R के स्थान पर क्या ले लोगे, Z इंपीडेंस ले लोगे, प्रतिबाधा ले लोगे। Z का मतलब इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा क्या होती है? जब किसी ऐसी परिपथ में R, L और C के कारण धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना प्रतिबाधा कहलाती है। और इसका यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है। अगला ओम का नियम, ओम का नियम आर प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटर सभी पर लागू होता है। इन सभी पर लागू होता है। अगला देखो यहां पे नियतांक था तुम्हारे पास में, क्या आया भाई, आर बराबर में क्या आया, V बटे आई। अगर V निकालोगे तो वज्र गुणा कर दो तो V बराबर में क्या आ जाएगा, आई आर। और I बराबर निकालोगे तो V बटे आर। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास में। अगर ये आप ऐसे याद नहीं कर पाओ तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो भाई, त्रिभुज से भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे V ले लोगे, यहाँ पे I और यहाँ पे R। अगर किसी एक को निकाल रहे हो, देखो I निकालनी तो V बटे आर, R निकालना तो निकालना V बटे आई। और यदि V निकालोगे तो I बराबर में V बराबर में आई आर, V बराबर में आई आर। इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर। अभी जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या था कि ये विभवांतर क्या होगा। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर यानी कि कार्य बटे आवेश। देखो कार्य कितना है आपके पास में, 72 जूल, और कितना कूलम आवेश है, 3। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ये 2 बार गया और ये 4 बार, यानी कि कितना वोल्ट होगा, विभवांतर कितना होगा, 24 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है आपके पास में ए, इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट इन दोनों के कंसेप्ट क्लियर कर दिए, आगे के क्वेश्चन हम लगातार करते रहेंगे। आपको पता है क्वेश्चन में कि I बराबर में क्या है, 10 एम्पियर, और R बराबर में क्या है, 50 ओम, ठीक है। तो आपको पता है कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर में क्या होता है, IR। यहाँ पे वैल्यू रख दो, V पूछा गया है आपसे, V पूछा गया है तो आपने वैल्यू रखी 10 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा, 500, और ये हो जाएगा वोल्ट, यानी कि 500 वोल्ट। डी इसका राइट आंसर है। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है। आपको पता है कि V समानुपाती I, ओम के नियम के अनुसार। ध्यान रखना अगर आपके पास में वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। और संबंध की बात करें तो यहाँ पे एक नियतांक आता है V बटे आई यानी कि R, और जो R है ये क्या है, प्रतिरोध है। तो देखो कौन सा रिलेशन बन जाएगा, V बटे आई, यानी कि ये एक नियतांक है V बटे में I, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है जैसे प्रतिरोध हुआ, ओम के नियम हुआ, चालक हुआ, ठीक है। ये आगे के क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड के एलडीसी है, जूनियर अकाउंटेंट वाला जो फिजिक्स का पार्ट है, पटवारी है, ठीक है, रीट है फर्स्ट पेपर, ठीक है, सीईटी के पेपर में ये सभी जगह आता है, ठीक है। तो अगली बात है आपके पास, इनमें कौन सा विभवांतर के समानुपाती, वी के समानुपाती, विभवांतर के कौन समानुपाती होता है, विद्युत धारा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है, चांदी सबसे अच्छा चालक है, राइट आंसर है एजी, इसका प्रतीक है, यानी कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कौन है, कॉपर है। चालकता का अगर क्रम की बात करें तो चांदी सबसे अच्छा चालक, चांदी के बाद में कौन है, तांबा, तांबा के बाद में कौन है, एल्यूमिनियम है, कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में कौन है, टंगस्टन है, ठीक है। अगर एक एक को लेके अगर हम बात करें, सबसे पहले हम चांदी की बात करें तो देखो चांदी का कलर कैसा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें चांदी का, चांदी कैसी कलर की होती है, चांदी का कलर होता है सफेद, पाँव में पाजे वगैरह होती है ना, जो बिछा वगैरह ये है, ये सभी किसकी है, चांदी की है, ठीक है। ये जो एयरिंग है ये भी किसकी है, चांदी की है, ठीक है। और इसका एजी इसका प्रतीक होता है, एजी जिसको सिल्वर भी बोलते हैं, एजी इसका क्या है, प्रतीक है। चांदी की अगर मैं बात करूं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है। तो आपके पास में द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, देखो जब भी आप देखो तो इससे लगभग डबल से भी ज्यादा रहती है, ठीक है, यानी कि 107। इस चांदी की अगर मैं तुमसे बात कराऊं तो देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपके पास में, यानी कि Z 47 है। तो ध्यान रखना परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी बोल दे चांदी में तो कितना होगा, 47, अगर प्रोटॉन भी बोल दे तो 47 रहेगा। अगर आपसे परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन बोल दे तो 47 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स बोले तो ये आपके पास में द्रव्यमान संख्या है A, तो न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे, 107 में से 47 घटा दोगे, वो आपके पास में क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, चांदी का जो गलनांक है, चांदी का जो गलनांक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, चांदी का जो गलनांक है वो कितना होता है भाई, फटाफट कमेंट में। चांदी का जो गलनांक है वो आपके पास में 960 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, बहुत बार। अगली अगर हम बात करें, इसकी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता रो, यानी कि वो कितना होता है चांदी का प्रतिरोधकता, यानी कि 1.59 10 की घात -8 ओम पर मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ये होती है। अगली अगर हम बात करें तांबा, तांबा और एल्यूमिनियम की बात करें तो देखो वर्तमान युग में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली और सबसे सस्ती धातु एल्यूमिनियम होती है, और ये क्वेश्चन डीएमआरसी में भी आया हुआ है, नॉन टेक में, ठीक है। डीएमआरसी के साइंस में पार्ट आया था कि वर्तमान युग में सबसे सस्ती धातु और सबसे ज्यादा उपयोग में लेने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है, कौन सी है, एल्यूमिनियम है। अब अगर आप इसकी चालकता की, प्रतिरोधकता की बात करो तो इसकी जो प्रतिरोधकता है ये 1.6 गुणा हो जाती है तांबे से, ठीक है, तांबे से ज्यादा उपयोग में किया जाता है, ठीक है। यानी कि वैसे इसकी चालकता की बात करें तो 60% ही होता है, एल्यूमिनियम की चालकता की बात करें तो तांबे की चालकता से 60% ही होता है। अगली अगर हम बात करें टंगस्टन, टंगस्टन की अगर हम बात करें तो टंगस्टन जो विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट के फिलामेंट है वो हमेशा टंगस्टन के बने होते हैं, और टंगस्टन कठोर धातु होती है, ठीक है,
टंगस्टन क्या होती है भी, कठोर धातु होती है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है 74, यानी कि 183, द्रव्यमान संख्या 84 होती है। और यहाँ कॉपर का कितना होता है भी, कॉपर का 29 यानी कि 64। इससे भी आप निकाल सकते हो परमाणु क्रमांक, निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, सेम चांदी की तरह। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि ये जो टंगस्टन है इसका गलनांक है, गलनांक बहुत ऊंचा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चालकता का घटता हुआ क्रम था, सबसे अच्छी चालक चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन है। ठीक है, ये और प्रतिरोधकता का करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक कौन सा है, टंगस्टन, फिर एल्यूमिनियम, फिर तांबा और फिर चांदी। प्रतिरोधकता चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टी होती है। अगर जिस जैसे चांदी की सबसे अच्छी चालकता है, जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे अच्छी चालक कौन है, चांदी है, लेकिन इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है, कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो चालक है विद्युत का अवरोध नहीं करता है। देखो, विद्युत रोधी को आप कुचालक भी बोल सकते हो, विस्वाहक भी बोल सकते हो, चालक भी, इंसुलेटर भी बोल सकते हो। देखो ये ध्यान रखना आप, देखो कुचालक को क्या क्या बोल सकते हो, ये कोई भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। कुचालक बोल सकते हो, विद्युत रोधी बोल सकते हो, विस्वाहक बोल सकते हो, और इंसुलेटर बोल सकते हो। ठीक है, ये कोई भी नाम आ जाए तो एक ही बात है, या अचालक भी बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं चालक की तो इसको सुचालक बोल सकते हो, चालक बोल सकते हो। अगला संवाहक बोल सकते हो, कंडक्टर बोल सकते हो। ये नाम एक ही है। तो देखो इसमें बोला कि इसमें विद्युत रोधी नहीं है, यानी कि जो चालक है। तो देखो कागज हुआ कुचालक है, हीरा कुचालक है, एबोनाइट कुचालक है, नाइक्रोम क्या है, चालक है। क्या भी, चालक है, यानी कि विद्युत रोधी नहीं है। और ये एक नाइक्रोम मिश्र धातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु है, जो निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई है। निकल का 80% होता है और क्रोमियम का 20% होता है। ध्यान रखना, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स है, हीटिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग अवयव या हीटिंग एलिमेंट्स हमेशा किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। जैसे विद्युत हीटर हुआ, विद्युत केतली हुआ, ठीक है, प्रेस हुआ, इन सब का जो एलिमेंट्स है, गर्म करने वाली जो कुंडली है, नाइक्रोम की जो कुंडलियां होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, यानी कि रबड़ इंसुलेटर है, हीरा इंसुलेटर है, मानव का शरीर, मानव का शरीर इंसुलेटर नहीं है। कभी भी देखना अपने शरीर में विद्युत का झटका लगता है, यानी कि अपनी बॉडी क्या है, चालक है। ठीक है, अपनी बॉडी क्या है, चालक है। जब भी इलेक्ट्रिकल हेल्पर बनता है तो उसको सेफ्टी टूल्स दिए जाते हैं, प्लास्टिक के हाथ कवर, जूते, टॉप, कैप है, वो पहनते नहीं, वो उनकी मर्जी है, बट ये सभी बॉडी क्या है, चालक है। और बाकी रबड़, हीरा, कांच, ये क्या है, कुचालक है। अभी रिसेंटली राजस्थान पुलिस में भी आया था कि विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक यानी कि हीरा है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरा क्या होता है, कुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। हीरा को गर्म करने पर भी वो चालक में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि बहुत धारदार पदार्थ से इसको काटा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, हीरा वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त विकल्प है, यानी कि 18 वोल्टेज है, और आपके यहाँ पे क्या आएगा, मानो एक्स गुणा कर लेती हूं मैं ए यहाँ पे, और ये 3 ओम है। आपको पता है V बराबर में क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे A निकालना है, तो A बराबर में क्या हो जाएगा, 18 में किसका भाग दे दोगे, 3 का, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, 6 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि 6 एम्पियर।
ए इसका राइट आंसर है ओम के नियम के अनुसार। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, जब यह स्रोत को 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़ाकर 150 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से आप यहां विभवांतर विभवांतर आपको दे रखा है, V आपको दे रखा है 60 वोल्ट, ठीक है, और यहां पे धारा है वो कितनी दे दी 4 एम्पियर। तो यहां से आप प्रतिरोध निकाल सकते हो, यानी कि R बराबर में क्या होता है V बटे I, यानी कि 60 बटे 4 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 15 ओम। अब इसने पूछा है कि विभवांतर को बढ़ाकर कितना कर दिया 150 वोल्ट कर दिया। तो अब इसमें धारा बताइए, तो आपके पास में प्रतिरोध हो गया, तो I बराबर में क्या होगा V बटे R। तो V कितना है आपके पास में 150 और R कितना है 15, तो आपके पास में 10 एम्पियर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा C, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में। देखो भाई सीधी सी बात है, ओम प्रतिरोध वाला परिपथ है तो धारा में उसने बोला यदि धारा बढ़ रही है तो वोल्टेज भी क्या होगा बढ़ेगा, यदि आपके पास में धारा कम हो रही है तो वोल्टेज भी क्या होगा कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से इसके पूरे की बात करूं तो V बराबर में क्या हुआ IR हुआ, तो I बराबर में क्या हुआ अभी V बटे R हुआ। अगर I समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती R कर दूं, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होती है कम होती है, और यदि प्रतिरोध घटेगा तो धारा क्या होगी बढ़ेगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ कि ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में विद्युत धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में भी क्या होगी वृद्धि होगी, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज में भी क्या होगी वृद्धि होगी, तो वोल्टेज भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास में देखो, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चुने। विद्युत चालकता के आधार पर बात की है, तो देखो चालकता की अगर हम बात करें तो कॉपर है ये भी चालक है, ग्रेफाइट है ये भी चालक है, मानव का शरीर है ये भी क्या है ये है चालक, ये सभी क्या है चालक है, और ये क्या है रबड़ कुचालक है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, इसका राइट आंसर आएगा। अलग से चुनना था, यानी कि 3 तो चालक हैं और एक क्या है कुचालक है, तो आपको राइट आंसर कौन सा आएगा जो कुचालक है वो। अगला क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत का चालक है सुचालक है कंडक्टर है, बताओ कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास में तांबा विद्युत का क्या है सुचालक है, मैंने बता भी चुकी हूं पहले इसका कंसेप्ट, और सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन ये क्या है कुचालक है विद्युत का, ये क्या है कुचालक है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें इससे आगे के, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ये कौन सी इसमें से कौन सी अधातु है जिसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा कि वो चालक वाला आएगा, और उसके अलावा सभी क्या होनी चाहिए कुचालक। तो बताओ इसमें से कौन सा है चालक, यानी कि यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है चालक है, ग्रेफाइट क्या है चालक है, बाकी ये क्या है कुचालक है। एक बार आप ग्रेफाइट का कंसेप्ट सीखना। देखो भाई कार्बन था सी, कार्बन है सी, कार्बन के बेसिकली 3 अपरूप होते हैं, 2 तो होते हैं प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम जिसको फुलरीन बोला जाता है। तो मैं यहाँ कार्बन के 2 अपरूप लेके चल रही हूं, एक तो है आपके पास में हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। देखो ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में सहयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो इसकी जो संयोजकता है वो क्या आएगी +-4, ठीक है। यानी कि इस कार्बन को एक तरीके से देखो तो आपको ये कार्बन अर्धचालक दिखाई दे रहा है, कार्बन क्या है अर्धचालक है। लेकिन अर्धचालकों में ज्यादा इसलिए नहीं रखते क्योंकि अर्धचालक का मतलब क्या है
कि चालक और कुचालक के बीच का जो गुण धर्म होता है वो अर्धचालक होता है, लेकिन यहाँ पे हीरा की वजह से इसे कार्बन को अर्धचालकों में कम रखा जाता है। वैसे है ये ग्रुप किसका, अर्धचालक का है। जब भी मोटर जनरेटर आप पढ़ते हो तो उसकी ब्रुश घस जाती है, 1/3 भाग बचती है या 2/3 भाग घस जाती है, तब हम कार्बन की ब्रुश का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, चालक है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि हीरा कुचालक क्यों है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी ये संरचना है, और ग्रेफाइट के भी कार्बन लगा तो एक फुलरिन, एक बेंजीन जैसी आकृति बनती है इसकी, और इन पे यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं आपको। ये ऐसी ऐसी संरचनाएं बढ़ती रहती है, ये ग्रेफाइट की है, सॉरी। और फुलरिन एक बोल टाइप का होता है जो कृत्रिम है, उसकी बात नहीं कर रहे अभी। तो देखो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पाई और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है तो विद्युत धारा का क्या है, प्रवाह करेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, और गति करेंगे तो विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो यही कारण है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और ये दोनों अपरूप किसके हैं, कार्बन के अपरूप है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओम के अनुसार V समानुपाती I आना चाहिए। ठीक है, तो देखें हम पढ़ के देखते हैं सभी कथन को, सभी आंसर को। किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा मात्रा के तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, गलत बात है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती है, हाँ सही बात है, क्या है, बी इसका राइट आंसर। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये गलत आंसर है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध की क्या है, समानुपाती है, ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का कुचालक है। कभी भी ध्यान रखना कि जहां धातु आ जाए, धातु हमेशा विद्युत की चालक होती है। क्यों होती है धातु विद्युत की चालक, क्योंकि धातु के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स त्याग देते हैं। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स त्यागेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से गति करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि धातु हमेशा विद्युत की चालक होती है, यानी कि सुचालक होती है। ठीक है, कोई भी हो, जैसे एक अपवाद पूरक है हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, गैस है। ठीक है, नॉर्मली अगर धातुओं की, सभी धातु की नहीं कह रही, देखो इसको नेगेटिव मत लेना, जिसके भी लास्ट में यम आयन हो, लिथियम, बोरेलियम, मैग्नीशियम, यम है वो ऑलमोस्ट धातु है और सभी विद्युत की क्या है, चालक है। तो आपको इस ऑप्शन को देखते हुए देखो 2 चीजें पकड़नी है कि धातु है वो चालक है, कुचालक तो हो ही नहीं सकती, और इसने पूछा क्या है कि कुचालक है। तो फर्स्ट माइका और क्वार्टर, धातु और रबड़, धातु और माइका, देखो ये तो क्या है, कुचालक है। कुचालक कौन सा होता है, और ये क्या है, ये भी कुचालक है। लेकिन यहां पे धातु है वो क्या है, चालक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन रहेगा। और इसमें ए और बी नहीं, बी में धातु चालक है तो ये तो गलत है। ए और सी नहीं, गलत है। बी और सी गलत है, केवल डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखो आप कि कुचालक होता क्या है, कुचालक होता क्या है, कि वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो कुचालक कहलाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। यहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे वह पदार्थ, मैं पदार्थ जिसमें
धारा का प्रवाह नहीं होता हो, कुचालक कहलाता है। जैसे मेन इंपॉर्टेंट है जैसे वाला पॉइंट, जैसे अब्रक, यानी कि जिसको माइका बोला जाता है, प्रेस के नीचे की जो परत होती है वो अब्रक होती है। चीनी मिट्टी, पीवीसी, हीरा, आसू जल, जो बैटरी और सेल में जो आपको इन्वर्टर रखते हो ना, आसू जल, जो घरों में इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है उसकी बैटरी में जो पानी डालते हैं वो कौन सा होता है, आंसू जल होता है। ठीक है, अगला है आपके पास में क्वार्टर्स, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कांच, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जितनी भी गैस है इत्यादि कर देते हो, इत्यादि। ठीक है, अगली अगर हम बात करें इस कुचालक की, कुचालक में यदि ऊर्जा स्तर की बात करें, थोड़ा और अच्छा लेवल पढ़ लेते हैं। कुचालक की यदि ऊर्जा स्तर की बात करें तो देखो, ऊर्जा स्तर के आधार पर ऊर्जा स्तर के आधार पर कुचालक, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुचालक वगैरह का जो आरएस के टॉपिक है, आरएस वाले जो एग्जाम है उसका भी टॉपिक है भाई ये, कुचालक, चालक, अर्धचालक, ये तीनों टॉपिक राजस्थान आरएस में भी है, ये तीनों टॉपिक। ठीक है, साइंस में। तो ऊर्जा स्तर के आधार पर यदि कुचालक की बात करें तो कुचालक यानी कि जब भी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उस कोश को संयोजी कोश या संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम उसको बैलेंस बैंड बोलते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये कोई परमाणु है और इसके बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन्स है। मानो ये मेरे पास में परमाणु है और ये मेरे पास में परमाणु हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे पास में बैलेंस ऊर्जा स्तर है। ठीक है, यानी कि संयोजी ऊर्जा स्तर है, इसकी सहायता से संयोजकता ज्ञात करते हैं। और जो ये खाली पड़ा हुआ है, ये जो खाली पड़ा हुआ है ये क्या है मेरे पास में, यानी कि कंडक्शन बैंड है, यानी कि चालन ऊर्जा स्तर है, और इनके बीच की दूरी है वो एनर्जी बैंड गैप है। क्या है, एनर्जी बैंड गैप है। तो यहाँ पे कुचालक की बात करें, यदि तापमान 0 केल्विन है और यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड खाली है, इम्पेटी है। ठीक है, ये खाली है, इस बैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, यानी कि ये अच्छा क्या रहेगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, अच्छा कुचालक रहेगा। देखो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कंडक्शन बैंड का खाली होना यानी कि कुचालक, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना। यदि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो आपको लगना है यानी होता है कि वो चालक है। ठीक है, तो यहाँ खाली है, इम्पेटी है, तो यहाँ पे ये क्या है, अच्छा कुचालक है। और यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप की बात करें, एनर्जी बैंड गैप की बात करें यहाँ पे तो लगभग 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब जब आप इसका तापमान बढ़ाओगे तो क्या करेगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी बैंड गैप है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो आपने जैसे जैसे तापमान बढ़ाया तो 300 केल्विन कर दिया, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी बैंड गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां से नगण्य इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, नगण्य इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए, कंडक्शन बैंड में, तो थोड़ा सा चालक हो गया तापमान बढ़ाने पर। अब बात आती है कि यहाँ पे देखो कुचालक की हमने क्या किया, कुचालक का यदि आप तापमान बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, तापमान, तो चालकता क्या हो रही है, नगण्य बढ़ रही है। चालकता क्या हो रही है भाई, नगण्य बढ़ रही है। और प्रतिरोधकता क्या हो रहा है, नगण्य घट रहा है। रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो देखो
कुचालकों का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, कुचालकों का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होगा, कई बार शून्य भी हो सकता है। ठीक है, कुचालकों में कौन सा बंध बनता है भाई? कुचालकों में आयनिक बॉन्ड बनता है। कुचालकों में कौन सा बंध बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बंध बनता है। कुचालक को जो प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेगर का उपयोग किया जाता है। कुचालक का जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेगर का। ये मेगर क्या होता है? उच्च प्रतिरोध मापने की युक्ति, उच्च प्रतिरोध मापने की युक्ति होती है। आप ये मत सोचो कि डीपली में है, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग जो कंपटीशन आ रहा है उसमें आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते, इसलिए सभी को पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं जो क्वेश्चन आप छोड़ते हो। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? भाई बिजली का चालक वो घोल होगा जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो धारा नहीं बहेगी। देखो, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लिया तो इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हो तो दो इलेक्ट्रोड्स और कैथोड, दो टर्मिनल जोड़ दिए, दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, तो यहां से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ये आयन में घुले हुए आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, अपने आयनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये तो क्या है? चालक है। ग्लूकोज में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर लो, वो कभी भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, ना ही वो अपने आयनों में टूटेगा। तो इसका राइट आंसर बी है। जबकि ये सभी क्या है? चालक है विद्युत धारा के। ये सभी क्या है? तीनों चालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार एक नियतांक है। ओम के नियम के अनुसार यानी कि V समानुपाती I था, V बराबर में आई आर, तो R बराबर में क्या हो जाएगा? V बटे I। जो ये आपके पास में ऑप्शन दिख रहा है वो आपका राइट आंसर है, V बटे I, यानी कि A इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन, आप यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई V समानुपाती I है, अगर यहाँ पे V को 2 ये डैश कर दूं मैं तो इसको 2V कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज को 2 गुना करा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 2 गुनी, क्योंकि समानुपाती का मतलब क्या है? जो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी भाई? 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध को 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? ये किस कारण से होता है? भाई यहाँ पे V बराबर में क्या है? आई आर है, और I बराबर में क्या है? V बटे आर है। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये ले ली हमने, ठीक है, इसमें देखो वोल्टेज दोनों में, दोनों कंडीशनों में सेम है। यदि कंडक्टर के प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया, ये R1 को हमने क्या कर दिया? R को क्या कर दिया हमने? 2R कर दिया। R को हमने क्या कर दिया? 2R कर दिया। तो देखो ये करंट क्या हो जाएगी भाई? विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग I बराबर में आपने क्या रखा? V अपॉन में 2R1। नई धारा की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया अभी? ये क्या होगी? आधी होगी करंट, आधी होगी ना करंट। तो ये किसके कारण से हुआ? इस फॉर्मूले के कारण, ओम के नियम के कारण से हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में V बटे V बराबर में V बटे R। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच की खोज किसने की थी? ओम ने की थी, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो किसने की थी? ओम ने। ये बार बार पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, बार बार कह चुके हैं कि इसने बोला था कि जब किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, ताप, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, ये सभी नियत हो, तो वो उसके एक दूसरे की क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है,
विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उसने बोला कि एक परिपथ था ये, V बराबर में क्या बना भाई, आई आर, तो I बराबर में क्या बोला, V बटे आर। ये एक पहला परिपथ है। इसने बोला कि ये V1 है ना, इसको V रख दिया, तो I1 बराबर में क्या हो गया, V बटे R1। ये आपको फॉर्मूला मान के चलो ये था। इस क्वेश्चन में बोला गया विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। प्रतिरोध को क्या कर दिया, आधा, यानी कि R1 बराबर में क्या कर दिया, R/2 या R2/2। तो I2 बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, I2 बराबर में V तो वैसे वैसे रहेगा, यानी कि R2 R1 का आधा कर दिया, सॉरी R2 R1 का क्या कर दोगे, आधा। तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो ये दोगुनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर प्रतिरोध का आधा कर रहे हो तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा दोगुनी हो जाएगी। अगर प्रतिरोध आधा है यानी कि I समानुपाती 1/R, अगर ये आधा है तो ये क्या हो जाएगी, दोगुनी। अगर ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर को संचारित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच में संबंध को बताता है। ओम का नियम बताता है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले वाली क्लास में, और अब भी आज के जो स्टार्टिंग था बेसिक, तो ओम का नियम पूरा क्लियर करवाया था, तो आपके सभी क्वेश्चन होने चाहिए इसके। यदि कोयल का प्रतिरोध 750 ओम है और 220 वोल्टेज स्रोत से इलेक्ट्रिकल हीटर कोयल में कितनी धारा प्रवाहित करेगी। यहाँ पे दे दिया आर बराबर में 750 ओम और V दे दिया आपको पास में 220 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि I बराबर में क्या होगा, V बटे R। तो V कितना है 22, 220 बटे 750, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। अब इसका भाग दोगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली कितना आया भाई, पॉइंटों में आएगा, यानी कि पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा 0.029 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। देखो ओम का नियम V और I के बीच में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध को बताता है। तो इसका राइट आंसर विद्युत धारा विद्युत आवेश नहीं, विद्युत आवेश समय नहीं, विभवांतर और विद्युत धारा सी इसका राइट आंसर विभवांतर और विद्युत आवेश नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के विभवांतर के बीच में संबंध बताता है। V समानुपाती कौन बताता है भाई, ओम का नियम बताता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगला, धातु चालकों में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको। धातु चालकों में केवल ऊर्जा स्तर की गति होती नहीं, धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है केवल। धातु चालकों में केवल केंद्र की गति होती है नहीं, धातु चालकों में केवल प्रोटॉन गति, धातु चालकों में इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है, यानी इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना।